हेलो, वेलकम टू सेशन 1 ऑफ पैराबोला। सो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इंस्ट्रक्शंस बताएं आप लोगों को। क्वेश्चन रीड करो, वीडियो को पॉज करो, टाइप आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो। तो इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 1,1 एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स हैज द इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। तो पैराबोला के बारे में कुछ चीजें पूछी गई हमसे, उसकी इक्वेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वर्टेक्स के, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो पहला काम तो क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। इक्वेशन पता चल गई तो सारी चीजें बता पाएंगे, राइट। और ये ध्यान देना, जब भी पैराबोला की इक्वेशन चाहिए होती है तो अगर हम सिर्फ उसका फोकस फाइंड कर लें और उसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लें तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका फोकस हमारे पास है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने की ट्राई करेंगे, देखते जाना। पैराबोला हमें नहीं पता किस टाइप का बनेगा, तो कैसे भी मैंने बना लिया रैंडम। ये मान लो पैराबोला तुम्हारा, इसका फोकस 1,1, ये इसकी क्या बन गई, एक्सिस बन गई, ये 1,1 हो गया। ठीक, यहाँ पे कहीं पे वर्टेक्स, इस पे बनने वाली टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y = 1। इतनी इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने की ट्राई करते हैं। पहला काम क्या करो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे लिखेंगे, एक्सिस कौन सी लाइन होगी, जो फोकस से पास करेगी और टेंजेंट एट द वर्टेक्स के परपेंडिकुलर होगी। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स का स्लोप कितना दिख रहा है हमें, -1 के बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, y - y1 = m × x - x1। तो कितना आ गया, x = y या y = x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब जहां पे एक्सिस और टेंजेंट एट द वर्टेक्स इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो जाएगा हमारा, वर्टेक्स। तो इस एक्सिस की इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे टेंजेंट एट द वर्टेक्स के साथ, तो क्या मिल जाएगा, वर्टेक्स मिल जाएगा a। चेक करके देख सकते हो, 1/2, 1/2 आ जाएगा। ये बात सही है, ओके। अब डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, x + y = लैम्डा टाइप की, क्योंकि पैरेलल है। और जहां पे डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, z से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो ये जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये तुम्हें पता होगा कि az वाला जो डिस्टेंस होता है, as वाला, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। a जो वर्टेक्स होता है वो उन दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो अब a के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे पास 1/2, 1/2, फोकस है 1,1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से तुम्हें z कितना मिल जाएगा, देख सकते हो 0,0, राइट। जब भी ऐसा पैराबोला बनाओ तो साथ में जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ना, y² = 4x, उसकी पिक्चर को माइंड में रखा करो। उसमें हम क्या देखते होते हैं कि a से जो वर्टेक्स है वहां से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, a के बराबर, और वर्टेक्स से फोकस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, a के बराबर। तो मतलब a उन दोनों का क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। तो वही चीज यूज कर रहे हैं हम, राइट। तो z मिल गया हमें। अब x + y = लैम्डा इक्वेशन थी डायरेक्ट्रिक्स की। अब ये पता चल गया 0,0 से पास कर रही है, तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। कितनी आई है, x + y = 0, राइट। तो बस अब हो गया, फोकस था हमारे पास 1,1, डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। और पैराबोला की डेफिनेशन क्या, कि अगर कोई भी जनरल पॉइंट x, y है, उसका जो फोकस से डिस्टेंस होगा, जो कि इस केस में कितना लिख सकते हो तुम, √(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। ये हो गया फोकस से डिस्टेंस। और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होगा, x + y का mod अपॉन √2, इसके बराबर ही तो होगा, राइट। तो बस अब क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + y होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। इसको करना सिंप्लीफाई, थोड़ा मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, ये मिलेगा तुम्हें सिंप्लीफाई करने के बाद, x² प्लस y² माइनस 2xy इक्वल टू 4 टाइम्स x + y - 1। ठीक है, जिसको कि क्या लिखा जा सकता है, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x + y - 1। तो ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चेक कर सकते हो ऑप्शन में से, x - y होल स्क्वायर 4 टाइम्स x + y - 1। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। ठीक, तो ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है। बी में देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे,
1/2 1/2, अगेन ट्रू स्टेटमेंट। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ कैसे फाइंड करोगे, तो पता होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स से, या फिर डायरेक्ट्रिक्स से देख सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस 2a के बराबर होता है ये डिस्टेंस, है ना। और लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a, मतलब इसका दुगना, इसका डबल होता है। अब देख लो z के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास थे कितने 0,0, s के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, इनके बीच में जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कितना डिस्टेंस मिलेगा, ये √2 मिलेगा, और इसका डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो कि कितनी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2√2। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दिस, राइट। तो जब भी डिस्टेंसेस की बात करेंगे, कौन से पॉइंट का कौन सी लाइन से कितना डिस्टेंस है, तो हमेशा जो बेसिक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, उसकी पिक्चर को माइंड में रखना, राइट, वहां से रिलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, the equations of two parabolas whose end points of lattice rectum are given by s1 equal to 0 and s2 equal to 0, then the equation is represented by, ओके हमें गिवन क्या इंफॉर्मेशन है पैराबोला के बारे में, उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। तो एक तो ये चीज याद रख लो कि जब भी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हम फिक्स कर दें, उसकी हेल्प से हमेशा दो पैराबोलास बन सकते होते हैं, राइट। और उन्हीं दो पैराबोला की इक्वेशन इसने दे रखी है, एक का नाम उसने रख दिया s1 इक्वल टू 0 और दूसरे का s2 इक्वल टू 0। तो पूछा गया है कि दोनों को जब तुम इक्वेशंस को ऐड करोगे s1 प्लस s2 इक्वल टू 0, तो कौन सी इक्वेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो बेसिकली काम इतना ही है कि अगर लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स तुम्हें गिवन है, तो वहां से पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आर 5, -7, 17, -7। क्या पता चल रहा है देख के, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो मतलब दोनों कहां पे होंगे, y इक्वल टू -7 वाली लाइन पे होंगे। तो बना रहे हैं इसको, ये सपोज हमारी बन गई x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो y इक्वल टू -7 वाली लाइन बना रहा हूं मैं, ये अगर y इक्वल टू -7 है, ऐसी कुछ होगी, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, इसके ऊपर दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स हैं इसके, एक 5, -7, एक 17, -7। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे मान लिया दूसरा, दिस इज 5, -7 एंड 17, -7। इसका नाम L1 लिख रहा हूं मैं, L2 एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगेन साथ में दिमाग में स्टैंडर्ड पैराबोला वाली फोटो को रखते जाना, ठीक है। ओके, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। पहला काम क्या कि अगर तुम स्टैंडर्ड वाले पैराबोला से देखो, तो जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो वाली लाइन क्या होती है, हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, फोकस होता है। तो L1 L2 का मिड पॉइंट से फोकस मिलेगा, तो देखना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे कितना मिलेगा, 11, -7। तो फोकस आ गया तुम्हारे पास। और जो एक्सिस होगी, एक्सिस कहां से जाएगी, इसी फोकस से तो जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर भी होगी L1 L2 के। तो ये वाली जो लाइन हमने दिखाई है, ये क्या होगी, इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब एक चीज तुम्हें ये पता चल जाएगी कि क्योंकि इसकी जो एक्सिस है वो कहां पे आ रही है, y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ध्यान देना, जब भी y एक्सिस को एक्सिस लेके हम पैराबोला बनाते हैं ना, तो जनरली उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, x² इक्वल टू 4ay टाइप की, ठीक है। बट इस केस में क्योंकि एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी कैसी बनेगी, x - h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y - k। तो जब भी हमें एक्सिस पता चल जाए कि या तो y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड वाला पैराबोला बनेगा जिसका ओरिजिन शिफ्ट किया गया है, ठीक है। अब हमें बस यहां से h फाइंड करना है, k फाइंड करना है और a फाइंड करना है, तो इक्वेशन पता चल जाएगी पैराबोला की। ओके, आगे देखते हैं। अब इसमें h और k क्या होता है, पैराबोला का वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स देखना कहां पे होगा, फिर से ध्यान देना, s और L2 के बीच का डिस्टेंस, अगर तुम स्टैंडर्ड वाले पैराबोला से देखो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a के बराबर होता है, और L1 S के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है, 2a। और फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, a के बराबर होता है, तो मतलब इसका हाफ होगा। तो देख लो s और L2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 के बराबर है, तो इसका मतलब s से वर्टेक्स कितनी दूरी पे होगा, 3 के डिस्टेंस पे होगा। तो या तो वो ऊपर हो सकता है वर्टेक्स कहीं पे, a मान लेते हैं, तो 3 यूनिट अगर ऊपर जाओगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 11, -4। या फिर कहां पे हो सकता था वो हो सकता था नीचे 3 यूनिट a डैश पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलने थे, 11, -10। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स कहां पे है, फोकस से
ए यूनिट के डिस्टेंस की दूरी पे है और एक्सिस के ऊपर है। तो अब वर्टेक्स पता चल गया। तो अगर तुम ए डैश वाले पॉइंट को वर्टेक्स लेके पैराबोला बनाओगे तो वो पैराबोला कैसे बनना चाहिए, अपने लेटेस्ट रेक्टेम के एंड पॉइंट से तो पास करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये जो एक पैराबोला बना रेड वाला, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसका वर्टेक्स कहाँ पे 11, -10, तो इसकी इक्वेशन तुम लिख पाओगे x - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a को भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ y + 10, ऐसे लिख पाएंगे। और 4a होता क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही तो होती है। तो इसमें जो दोनों एंड पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। तो कितनी आएगी इस केस में, 12 के बराबर आएगी। सो दिस इज इक्वल टू 12। तो ये बन गया एक पैराबोला इस इंफॉर्मेशन से जो मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आ गया रेड वाला पैराबोला, इसकी इक्वेशन पता चल गई। अब ऐसे ही दूसरा पैराबोला देखना। दूसरे का वर्टेक्स क्या हो सकता है, 11, -4, और दूसरा भी अपने लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट से जाएगा, तो वो ऐसे को कुछ बनेगा डाउनवर्ड। तो ये ब्लू वाला दूसरा पॉसिबल पैराबोला है। अगेन इसका वर्टेक्स पता है 11, -4, तो वैल्यू पता चल गई हमें h और k की पुट कर देंगे। h की जगह तो 11 आ गया, 4a को अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं अभी, y - k की जगह कितना आ गया, y + 4 आ गया। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो वही सेम रहेगी, 12 रहेगी, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया, राइट। और क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो x² इक्वल टू -4ay वाली फॉर्म बननी चाहिए, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये दूसरा पैराबोला बन गया, राइट। तो L1 L2 को लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स लेके दो पॉसिबल पैराबोलास बन सकते थे, दोनों की इक्वेशन हमने निकाल ली, राइट। तो एक का नाम था S1 = 0, तो पहले वाली S1 का मतलब क्या हो जाएगा, x - 11 होल स्क्वायर -12 × y + 10 = 0। ये आ गया पहला पैराबोला। और दूसरा पैराबोला S2 कितना, x - 11 होल स्क्वायर +12 y + 4 = 0। दोनों को ऐड कर देना सिंपली, S1 + S2 = 0 मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x² - 22x + 85। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बस तरीका अगर देखना हो अप्रोच कैसे करना है तो याद रखा करो, पैराबोला की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था एक अप्रोच ये हो सकती है, फोकस फाइंड करो, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो और डेफिनेशन ऑफ पैराबोला का यूज कर लो, काम खत्म है। दूसरी चीज, अब इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी डायरेक्टली पता चल रहा था कि हमारा स्टैंडर्ड वाला पैराबोला बनेगा, मतलब जिसकी एक्सिस या तो y एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस के पैरेलल। जैसे हमें पता चलता है स्टैंडर्ड पैराबोला है तो हम बता पाते हैं कि वो इस फॉर्म का बनेगा। जैसे इस केस में बन गया था x - h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × y - k। उसके बाद बस वैल्यूज फाइंड कर लो, h फाइंड कर लो, k फाइंड कर लो, a फाइंड कर लो, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, if m is the foot of perpendicular from a point P of a parabola y² = 4ax to its directrix and SPM is an equilateral triangle where S is the focus, then SP is equal to। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, पैराबोला है उसके ऊपर एक कोई भी पॉइंट है फ्रॉम अ पॉइंट P, तो P अगर उस बंदे ने खुद से नहीं दे रखा हम खुद से मानेंगे, और कौन सा मानेंगे, हमेशा पैरामेट्रिक वाला at² 2at। ठीक है, तो ये चीज तो फिक्स रहेगी, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमेशा सॉल्व करना। तो ये पॉइंट हो गया P, इसका नाम हमने रख दिया at² 2at। अब आगे जैसे जैसे बोलता जा रहा है डायग्राम बनाते जाएंगे। M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू इट्स डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बना रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x = -a, स्टैंडर्ड पैराबोला चल रहा है, ठीक। P से अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर M है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। x कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, -a ही होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना 280 होगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है तो y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा। सो दिस इज 280। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -a, 280, राइट। ओके, अब क्या बोला गया है, SPM इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तुम्हारे पास P है, M है, S फोकस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस होगा a, 0, इनको मिला के एक ट्रायंगल बना दी गई है, ठीक है। और ये कंडीशन बोल दी गई है कि SPM क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बताना है SP की वैल्यू कितनी होगी, यानी ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल बतानी है कितनी आएगी। तो कर सकते हैं, देखते जाओ। पहली चीज तो अगर हमें कंडीशन लगानी है SPM इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम करेंगे क्या कि तीनों साइड्स को आपस में बराबर ये वाली कंडीशन लगा देंगे। तो मतलब क्या, SP = PM
इक्वल टू एस एम, ये कंडीशन लगेगी, राइट। उसी से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी हमें चाहिए होगी। अब इसमें ये ध्यान देना, एस पी वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, फोकल डिस्टेंस पॉइंट पी का कितना होता है ये ए प्लस ए टी स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस पी एम देख सकते हो कितना आएगा, कितना बन जाएगा ये ए प्लस ए टी स्क्वायर बन जाएगा ये भी, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही है, और वो होने भी चाहिए थे क्योंकि पी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो उसकी डेफिनेशन है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये तो हमेशा बराबर होंगे। बात रही एस एम की, एस एम वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कितना बनेगा 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये एक इक्वेशन हम सोल्व कर लेते हैं, यहां से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार t मिल गया तो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी, राइट। सोल्व करो इसको, सो a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉमन, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉमन इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। अब स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और क्वेश्चन में दे रखा है a पॉजिटिव नंबर है, सो दिस इज a1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, a कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 4, सो टी स्क्वायर इक्वल टू 3, राइट। तो कंडीशन की हेल्प से हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली, टी स्क्वायर 3 आ गया। पूछा क्या गया था, एस पी वाला डिस्टेंस पूछा गया था, और डिस्टेंस एस पी था कितना a प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर था, तो a प्लस ए टी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी कितनी कैलकुलेट की है 3 के बराबर, तो डिस्टेंस कितना मिल गया 4a मिल गया, सो डिस्टेंस एस पी इज इक्वल टू 4a, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, पैराबोला के ऊपर पॉइंट मानना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पॉइंट मान सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे उसने कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वैसे वैसे लगाते जाओ। लेट्स स्टार्ट। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी फोकल कोड ऑफ द पैराबोला एज डायमीटर, किसी भी फोकल कोड को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया गया तो उसके सेंटर का लोकस हमसे पूछा गया। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो कोई भी एक फोकल कोड बना लेना, ये पैराबोला स्टैंडर्ड वाला ही चल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये मान लो इसकी फोकल कोड है, पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं ए टी स्क्वायर टू ए टी, राइट, और फोकस से पास कर रहा है a, 0 से। फोकल कोड की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर एक एंड का पैरामीटर t है दूसरे का कितना होता है -1/t, तो q के कोऑर्डिनेट्स मानते होते हैं a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a/t, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, पता होनी चाहिए, ओके। अब लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी फोकल कोड एज डायमीटर, तो अगर इसको तुम डायमीटर लेके एक सर्कल बनाओगे ना, उसका सेंटर कहाँ पे होगा इसके मिड पॉइंट पे, तो इसका मिड पॉइंट अगर हम m मान ले, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं h, k, तो हमें इसका लोकस फाइंड करना है, h और k में कंडीशन निकालनी है, तो पता ही है क्या करेंगे, सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगा दो, तो h कितना a टी स्क्वायर प्लस a अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2, राइट, और दूसरा k की वैल्यू कितनी 2at माइनस 2a अपॉन टी अपॉन 2, दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों में से क्या करना है हमें t को एलिमिनेट करना है, तो लोकस आ जाएगा, राइट। तो वो देख लो बस कैसे होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से 2h इक्वल टू a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये बनेगा, राइट, एंड सेकंड में k इक्वल टू a टाइम्स t माइनस 1/t, ये दो इक्वेशंस। अब देख के पता चल रहा है करेंगे क्या ना, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा लेना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से कितनी आएगी, ये 2h अपॉन a आ जाएगी ना, दिस इज 2h अपॉन a माइनस 2 इक्वल टू k स्क्वायर, तो देख सकते हो t एलिमिनेट हो गया। लोकस के लिए क्या करेंगे, h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर पाओ तो कर लो, k की जगह y रख रहे हैं, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कितना आएगा 2ax आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये आ गया लोकस विच इज y स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस a, देख सकते हो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगेन सिंपल प्रॉपर्टी यूज किया हमने, फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के पैरामीटर्स t एंड -1/t, इसके अलावा डायरेक्ट फिर लोकस का क्वेश्चन बन गया और कुछ भी नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट।
Question number 5. All chords of the parabola y square equal to 4ax subtending a right angle at the vertex pass through the fixed point 4, 0, then a is equal to. क्या कुछ बोल रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं. ये एक पैराबोला. ऑल कोड्स ऑफ द पैराबोला, हम ऑल कोड्स की बात नहीं करेंगे, एक ही कोड की बात करेंगे. ठीक है, तो मान लो एक कोड है कोई भी पी क्यू. कंडीशन इज कि ये वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है. तो ये इसका वर्टेक्स अगर ए है तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा ना, एंगल पी ए क्यू, दिस इज गिवन एज 90 डिग्री राइट एंगल. अब अगेन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए. पी का पैरामीटर अगर T1 है, क्यू का पैरामीटर अगर T2 है, तो इनको ज्वाइन करने वाली कोड अगर राइट एंगल सबटेंड कर रही है वर्टेक्स पे, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, T1 T2 इक्वल टू -4. ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है. अगर नई प्रॉपर्टी पता तो वही 90 डिग्री के लिए तुम कंडीशन लगा सकते हो, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ AQ इक्वल टू -1. वहां से भी आ जाएगा, सेम चीज आएगी, T1 T2 इक्वल टू -4. तो पहली चीज तो ये हो गई. अच्छा, तो इसका काम तो खत्म है, सबटेंडिंग राइट एंगल एट द वर्टेक्स, इतनी चीज तो क्लियर है. अब क्या पूछा गया ना, पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट 4, 0. तो ये बोल रहा है कि हमेशा 4, 0 से पास करेगी. तो बताओ A की वैल्यू कितनी होगी, राइट. इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये वाली चीज आपको शायद ना पता हो. तो जब भी एक कोड होती है P और Q को ज्वाइन करने वाली, T1 और T2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कोड है, अगर वो एक्स एक्सिस को कट करके जा रही है ना C, 0 पे, अलग डायग्राम पे बना रहा हूं. P पॉइंट है, पैरामीटर T1, Q पॉइंट, पैरामीटर T2. ये वाली जो भी कोड बनेगी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं पे. मान लो वो C, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना कि T1 T2 इक्वल टू -C/A. ये रिलेशन होता है सब में. और ये किसके लिए ट्रू है, सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए ट्रू है, राइट. तो जो हमने टॉपिक्स फॉर रिवीजन में लिखा था, कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना. T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली जो कोड है, वो जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, C, 0 टाइप का पॉइंट होगा, तो रिलेशन क्या होगा, T1 T2 इक्वल टू -C/A, राइट. तो वापस चलते हैं इस पे. अब इसमें क्या आ जाएगा, कहां दे रखे है इसने, 4, 0 से पास कर रहा है, तो मतलब इस केस में C की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 4 दे रखी है. और रिलेशन तो हमें पता ही है, T1 T2 इक्वल टू -C/A. वैल्यू पुट करते जाओ, T1 T2 -4 है, C की वैल्यू 4/A. तो क्या पता चला, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई. ये पूछा था, द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1, राइट. तो अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है T1 T2 इक्वल टू -C/A. और एग्जांपल देखना चाहो इसकी, तो फोकल कोड के लिए अगर बात करें, फोकल कोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कहां से पास करती है, फोकस से, A, 0 से. तो मतलब उस केस में C की वैल्यू कितनी हो जाती है, A के बराबर. तो जब तुम यहाँ पे A रखोगे तो क्लियर है, क्या मिल जाएगा, T1 T2 इक्वल टू -1 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि होता है. ठीक है, तो ये चीज है, राइट. क्वेश्चन नंबर 6. इफ a point is interior to the region of the parabola bounded by the chord joining the points 2, 2 and 8, -4. ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है और वो बता रखा है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर लाई करना चाहिए. तो पहले तो रीजन देख लेते हैं कौन सा है. एक तो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x. ये पैराबोला बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 2x. और एक कोड दे रखी है 2, 2, 8, -4 को ज्वाइन करने वाली. तो ये पॉइंट अगर 2, 2 है, सपोज दिस इज 8, -4, इनको ज्वाइन करती हुई एक कोड. ठीक है, और इस रीजन के अंदर होना चाहिए ना, इंटीरियर टू दिस रीजन. तो यहां पे कोई पॉइंट पड़ा होगा P स्क्वायर, P -2. तो हमें बताना है P की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाला पॉइंट इस रीजन के अंदर रहेगा, राइट. ठीक है, पहली चीज तो देख के पता चल रहा है कंसेप्ट तो कौन सा यूज होगा. एक तो इस पॉइंट की पोजीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी पैराबोला के रिस्पेक्ट में, कि पैराबोला के अंदर है. और दूसरी चीज, ये जो लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि पॉइंट कहां पे है, इस लाइन के उसी साइड पे है जिस साइड पे ओरिजिन है. तो पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाला कंसेप्ट लग जाएगा. ठीक है, तो कंसेप्ट वाइज आसान है बिल्कुल, कैलकुलेशन बनेगी जो बनेगी. तो कर सकते हैं स्टार्ट. फर्स्ट इज कंडीशन लगा रहे हैं कि एक तो इंटीरियर टू पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन कितनी, y स्क्वायर -2x इक्वल टू 0. और अगर पॉइंट पैराबोला के इंटीरियर में है, उसकी कंडीशन कितनी होती है, S1 लेस देन 0 होना चाहिए उसके लिए. सर्कल के लिए भी यही होता है. ठीक है, तो करो S1 लेस देन 0 लगाओ, y की जगह
p माइनस टू रखा जाएगा, -2 टाइम्स x की जगह p स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, ये बना। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बनेगा, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस 2p स्क्वायर लेस देन 0। दिस इज p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। चेक करो फैक्टराइज हो पाएगी कि नहीं, तो फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे। स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, p प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 लेस ग्रेटर देन 0, ये बनेगा। और इसको लिखा जा सकता है -2√2 और प्लस का 2√2। ठीक है, 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालनी आती है वेवी कर्व मेथड से। तो एक तो यहाँ से रूट मिलेगा तुम्हें कौन सा, 2√2 माइनस 2, और दूसरा -2 माइनस 2√2 प्लस माइनस प्लस। तो p की कौन सी वैल्यूज मिली, -∞ से -2 माइनस 2√2 एंड यूनियन 2√2 माइनस 2 से इन्फिनिटी। तो इन सारी p की वैल्यूज के लिए पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के अंदर होगा। ठीक, ओके। सेकंड कंडीशन क्या लगेगी कि जो पॉइंट है वो इस कोड के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ओरिजिन वाली साइड पे होना चाहिए। उसके लिए क्या करो, कोड की इक्वेशन फाइंड करेंगे, पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो दो पॉइंट्स है तुम्हारे पास, 2, 2, 8, -4, अपने आप फाइंड करना। इसकी इक्वेशन तुम्हें मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्लियर है, इसमें अगर तुम ओरिजिन पुट करोगे कैसे साइन मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। तो इसका मतलब जब तुम इस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे तब भी हमें कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए, तभी दोनों सेम साइड पे होंगे। तो नेगेटिव साइन बना दो इसका, x की जगह रख रहे हैं p स्क्वायर, y की जगह p माइनस 2, ये बना। ठीक, तो कितना आ गया ये, p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इज नेगेटिव। सो ये तो फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, तो p प्लस 3 इंटू p माइनस 2 इज लेस देन 0। तो p की वैल्यूज कौन सी आनी चाहिए, -3 से 2। तो ये p के हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, एक ये पहले आया था। अब करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें हमें ड्रू करवानी है सेम टाइम पे। तो अब इनका इंटरसेक्शन लेके देखना अपने आप, ठीक है। नहीं तो कर रहे हैं वैसे तो इसको। अब इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, -2 माइनस 2√2 कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो चाहो तो सबको। तो देखना सब में, सबको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। -2 माइनस 2√2, √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग है, याद रखना। -2 माइनस 2√2 ये हो गया। -3 कहाँ पे होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक। और 2√2 माइनस 2 यहाँ पे आएगा कहीं पे 2√2 माइनस 2, और यहाँ पे कहीं पे 2। तो इस ऑर्डर में होंगे नंबर्स। तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, या तो इससे छोटा होना चाहिए या इससे बड़ा। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है -3 से 2 के बीच में। तो -3 से 2 के बीच में का मतलब ये, राइट। सो दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन कौन सा मिल रहा है, यही तो मिल रहा है सिर्फ। क्या मिला, p बिलोंग्स टू 2√2 माइनस 2 से लेके कहां तक, 2 तक, राइट। ये आगे दोनों का इंटरसेक्शन लेके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स स्टार्ट। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास, दो पैराबोला दे रखे हैं, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है, ऐसी लाइन जो दोनों को टेंजेंट बन के जाए। ठीक है, तो देखते जाना। स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, इस बार भी आया था जेईई मेंस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन कैसी, स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, राइट। तो हमने मान लिया जो इनकी कॉमन टेंजेंट होगी उसका स्लोप कितना, m के बराबर होगा। और m स्लोप वाली टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हमें याद होनी चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, राइट। अब जो दूसरा पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है, a की वैल्यू यहाँ पे -8 मान सकते हैं। तो दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, m स्लोप की। क्या करना, देखो इसको, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमने याद रखी हुई है किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। तो अगर तुम्हें x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए इसको मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो करते क्या है, सुनना ध्यान से। y की जगह रखा जाएगा x, m की जगह 1/m, x की जगह y, और फिर से m की जगह 1/m रखोगे तो ये आएगा। तो जो जो चीजें तुम्हें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए पता है, अगर वही चीजें x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्रिएट करनी है
तो x को y से रिप्लेस किया जाता है इक्वेशन में, y को x से रिप्लेस किया जाएगा और m को रिप्लेस किया जाएगा 1/m से। तो मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका स्लोप m के बराबर है और वो जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay को टेंजेंट बन के जा रही है। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यूज पुट करो, x इक्वल टू स्लोप तो हम m ही मान के चल रहे हैं, तो 1/m इंटू वाई प्लस a की वैल्यू कितनी इसमें -8 इंटू m। ठीक है, तो ये आगे टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं सेम ही लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ही लाइन की बात चल रही है, जो पहले को भी टेंजेंट है दूसरे को भी, तो हम बोल देंगे कि जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो दोनों आपस में क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तो कोफिशिएंट्स की रेशियो आपस में बराबर की जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट वाली लाइन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्या बनेगा ये m²x माइनस my प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली लाइन कितनी बन रही है हमारी, दिस वुड बी mx माइनस वाई प्लस 8m² इक्वल टू 0। इनको आइडेंटिकल करना है, कोफिशिएंट्स की रेशियो बराबर करना, तो m² माइनस m अपॉन -1 1/8m²। ठीक है, m की वैल्यू आ जानी चाहिए यहां से, तो पहले दो से तो कुछ नहीं मिल रहा, m इक्वल टू m मिल जाएगा, इन दोनों से अगर देखोगे क्या मिलेगा, m³ इक्वल टू 1/8, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना, तो m कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक, तो m इक्वल टू 1/2 जैसे ही आया किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, सही बात है। तो फर्स्ट में अगर तुम रखोगे m को 1/2 कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 1/2 इंटू x, प्लस में कितना था 1/m दैट इज 2, तो कितना आ गया ये 2y इक्वल टू x प्लस 4, ये बन गई टेंजेंट की इक्वेशन, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो काफी कॉमनली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखना, कोई भी दो कर्व्स दे रखे हैं, पहले कर्व के लिए m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, दूसरे स्लोप के लिए m स्लोप की टेंजेंट की, दूसरे कर्व के लिए m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, और दोनों को आपस में आइडेंटिकल कर दिया जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन उस कर्व के लिए पता होनी चाहिए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, if PQR are 3 points on the standard parabola y square equal to 4ax whose ordinates are in geometrical progression, then the tangents at P and R meet on। ठीक है, पहली बात तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं पैराबोला के ऊपर, स्टार्ट कहां से करेंगे, मान लेंगे P का पैरामीटर T1 है, Q का पैरामीटर इज T2 और R का पैरामीटर इज T3, राइट। डायग्राम की जरूरत अभी नहीं लग रही, जरूरत पड़ेगी तो बना सकते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या है, इनके ऑर्डिनेट्स जीपी में है, तो ऑर्डिनेट्स का मतलब P का ऑर्डिनेट क्या होगा 2a/T1 ही तो होगा, Q का 2a/T2, R का 2a/T3, ये तीनों हमें दे रखे हैं जीपी में है। ठीक है, यहां से क्या बता सकते हैं, 2a से अगर डिवाइड कर दो सबको, सारी टर्म्स को, तब भी क्या होगा, वो जीपी में रहेगी, तो मतलब T1 T2 T3 क्या आ गए, जीपी में आ गए। जीपी की कंडीशन लगा रहे हैं, क्या मिला, T2² इक्वल टू T1 इंटू T3। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें T1 T2 T3 में एक रिलेशन मिल गया, इसको रखो संभाल के। आगे क्या बोला गया, टेंजेंट्स एट P एंड R मीट ऑन, तो अगर P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई है, R पॉइंट पे टेंजेंट, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए, इस पे बनने वाली जो टेंजेंट्स होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a T1 T3 a टाइम्स T1 प्लस T3। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, अब इसमें अगर तुम यूज करो ना, T1 T3 किसके बराबर था, T2² के बराबर, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं a T2² एंड a टाइम्स T1 प्लस T3। तो ऐसा होगा P और R पे बनने वाली टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और ऑप्शंस में क्या बोल रहा था ना कि इन पे बनने वाली टेंजेंट्स कहां पे मीट करेंगे, लाइन थ्रू Q के बारे में पूछा गया सारा। अब अगर तुम Q पॉइंट की बात करो तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या एक्चुअल में, T2 पैरामीटर है तो क्या होंगे, a T2² 2a/T2। तो एक चीज तुम देख सकते हो कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो पॉइंट Q है, इनका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे होंगे, x इक्वल टू a T2² वाली लाइन पे तो मीट कर रहे होंगे, राइट। दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है तो, और ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू a T2², ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल टू y एक्सिस वाली लाइन होगी, x इक्वल टू कांस्टेंट है तो।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आना था टेंजेंट्स का और जो Q वाला पॉइंट है दोनों कहां पे मीट करेंगे, इसी लाइन के ऊपर मीट करेंगे, x इक्वल टू a t2 स्क्वायर, जो कि कहां पे होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी और Q से पास करके जाने वाली होगी, द लाइन थ्रू Q पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो इसमें एक तो जीपी की कंडीशन यूज हुई है और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हुई है टेंजेंट की, कि दो पॉइंट्स पे t1 t2 पैरामीटर पे अगर टेंजेंट्स बनाओगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, a t1 t2 एंड a t1 प्लस t2, राइट। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेट लाइन इज ज्वाइनिंग एनी पॉइंट p ऑन द पैराबोला टू द वर्टेक्स and perpendicular from the focus to the tangent at P intersect at R, then the equation of locus of R is। नहीं समझ में आया होगा कुछ भी, क्वेश्चन एक बार में पढ़ के डायग्राम बनाते जो साथ साथ में, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, एनी पॉइंट P आ गया तो मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेंगे, तो ये पॉइंट P है विद कोऑर्डिनेट्स a t स्क्वायर टू a t, क्या बोला गया है, ज्वाइनिंग एनी पॉइंट टू द वर्टेक्स, इस पॉइंट को हमने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो ये अगर वर्टेक्स को हम मान लें ए और पी को कर दिया ज्वाइन, ठीक। आगे क्या बोला गया, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द टेंजेंट एट पी, तो पी पे एक टेंजेंट बनाई गई है, तो ये मान लो टेंजेंट है पी पे बनने वाली, और इस टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो फोकस से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये मान लो फोकस है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऐसे कहीं आएगा, पॉइंट इसको मान लिया हमने, m मान लेते हैं, राइट। क्या पूछा गया, इंटरसेक्टेड r, ये दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, r पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसी r पॉइंट का लोकस पूछा गया, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ r, तो r को क्या मानेंगे, h, k मानेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसी को हमने एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सामने आ रही है, याद रखी जाएगी, जो P पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई, तो किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, वो कहां जाके मिलेगा, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां मिलेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐसी शो किया है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां पे आएगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो देखने में आसान लग रहा है, सीधा साधा लग रहा है, आर पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो करेंगे क्या, दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख लेंगे, एपी लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे और एसएम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सोल्व करना आता ही हमें, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एपी लिख रहा हूं मैं, दोनों पॉइंट्स पता है, 0,0 80 स्क्वायर 280 कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होगी, स्लोप कितना होता है इसका 2/t, तो 2/t इंटू एक्स, तो एपी की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर लिखनी है इक्वेशन ऑफ एस एम, अब चाहो तो ये लिख सकते हो कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, पी पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, ये याद होनी चाहिए हमें, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना, और ये y एक्सिस को कहां पे मिलेगी, उसके लिए x को 0 रखेंगे, तो y कितना आएगा, 80 आएगा, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,80। अगेन चाहो तो एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो कि टेंजेंट जो है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को कहां पे मीट करती है, 0,80 पे। तो अब दोनों पॉइंट्स पता चल गए, s तो पता ही है, फोकस है a,0, m पता चल गया, इसकी हेल्प से sm की इक्वेशन भी लिख ली जाएगी, तो देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ sm, y माइनस y1 इक्वल टू m देख लो कितना आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा इंटू एक्स माइनस ए, ये आ गई, तो कितना लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू टी टाइम्स a माइनस एक्स, ठीक है। अब ये दो लाइंस की इक्वेशन आ गई, हमें क्या फाइंड करना था, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, तो बेसिकली इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो या फिर एक काम तो ये कर सकते हो कि h, k पॉइंट हमने मान रखा है, तो h, k को दोनों लाइन में पुट करवाओ, उसके बाद t को एलिमिनेट करो, बट बाद में भी क्या करेंगे, एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे, तो सिंपल काम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट कर देते हैं, जो भी एक्स और वाई में इक्वेशन आएगी वही क्या आ जाएगी, r पॉइंट के लोकस की इक्वेशन, ठीक है। तो बस करना इतना सा है, इन दोनों की लाइंस में से t को एलिमिनेट करना है और वो हो जाएगा आराम से। देख लो, ये t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से उठा सकते हैं, कितनी आएगी, 2x अपॉन वाई के बराबर, राइट, तो ये बन गया कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2x स्क्वायर, तो बस ये आ गया लोकस, ठीक। एच और के की जरूरत पड़ी नहीं है, डायरेक्टली हमने एक्स और वाई में सोल्व कर लिया, वो आपकी मर्जी है, कर सकते हो जैसे मर्जी। ओके, तो क्या बना, ये ऑप्शन देख सकते हैं,
2x² इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 2x² प्लस y² माइनस 2ax इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी, राइट। एक प्रॉपर्टी और इसमें नहीं आ गई, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर फोकस से गिराया गया परपेंडिकुलर विल मेक द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, the tangent at point P to the parabola intersects its director circle at Q, then the circumradius of triangle SPQ is equal to, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। x² इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, ध्यान रखना। तो ये बन गया, मान लो x² इक्वल टू 4ay, ठीक। इसके ऊपर एक पॉइंट लिया गया 4a, 4a, सो सपोज दिस इज द पॉइंट 4a, 4a। क्या लिखा गया है? टेंजेंट एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट्स इट्स डायरेक्टर सर्कल एट Q। तो अब ये जो डायरेक्टर सर्कल है, इसको सुनना ध्यान से, अगर किसी को नहीं पता तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन याद रखा करो, ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से बनने वाली टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स ऐसी लाइन होती है जहां से बनने वाली टेंजेंट्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मतलब पैराबोला के लिए जो डायरेक्टर सर्कल होता है दैट इज नथिंग बट इट्स डायरेक्ट्रिक्स, राइट, ध्यान देना इसको। तो पैराबोला के लिए जब भी डायरेक्टर सर्कल बोला जाएगा मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो बस वापस आ जाओ, P पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट इसकी डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पे, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स बना रहे हैं इसकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू माइनस a, ये होती है। P पॉइंट पे बनाई हमने टेंजेंट, ये बन गई टेंजेंट, डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट Q पे मीट कर रही है, ये दे रखा है, दिस इज पॉइंट Q, ठीक। द सर्कमरेडियस ऑफ ट्राइंगल SPQ पूछा गया, वेयर S इज द फोकस। तो ये अगर S फोकस है तो ये ट्राइंगल बनाई गई है यहां से SPQ, ठीक है। इस ट्राइंगल का सर्कमरेडियस हमसे पूछा गया। S के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही होते हैं, क्या होंगे, 0, a के बराबर होंगे। तो अगर हम किसी तरीके से पॉइंट Q पता कर लें तो सारे कोऑर्डिनेट, सारे वर्टिसेस पता चल जाएंगे ट्राइंगल के, जो मर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब ठीक है, अब Q पॉइंट फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है। अब P पॉइंट क्योंकि पैराबोला के ऊपर ही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो T इक्वल टू 0 से इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो पैराबोला हमारा x² इक्वल टू 4ay है, T इक्वल टू 0 लगाओगे, कितना, x इंटू x1 इक्वल टू 2a y प्लस y1, ये बनेगी टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये 4a 2a कैंसिल आउट, तो ये कितना 2x आ गया इक्वल टू y प्लस 4a, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है ये, ओके। अब ये मीट कर रही है किसको, y इक्वल टू माइनस a को, तो दोनों को आपस में सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मिल रहा है देख सकते हैं यहां से, 3a/2, ठीक। ये तो आ जाएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी, -a। तो तुम्हें क्या पता चल गया ना, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, 3a/2 -a। इतनी बात सही है। Q पॉइंट क्या था, टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था। टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें पता थी, दोनों को आपस में सोल्व किया, Q पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखना SPQ ट्रायंगल जो तुम्हारे पास बन गई है, तीनों वर्टिसेस आ गए हैं। पहली चीज तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम क्या करो, वर्टिसेस की हेल्प से तीनों की तीनों लाइन की साइड लेंथ फाइंड कर लो, तीनों की तीनों साइड लेंथ फाइंड कर लो ट्रायंगल की, और उसके बाद फॉर्मूला होता है सर्कमरेडियस का, दैट कैपिटल R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये याद रखा करो, ठीक है। तो अगर तीनों की तीनों साइड लेंथ्स पता है तो ABC पुट कर देंगे, और डेल्टा भी फाइंड किया जा सकता है क्योंकि तीनों वर्टिसेस पता है। तो एक तो ये तरीका हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी बट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस चीज को याद रखना, अगेन एक और प्रॉपर्टी आ रही है, सुनना ध्यान से। PQ जो है टेंजेंट है, और प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजेंट का जितना पोर्शन पैराबोला के बीच में, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, वो फोकस पे जाके 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो ये एंगल हमेशा 90 होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। तो ये चीज याद रखना। अब जैसे ये पता चला कि ये 90 डिग्री है, तो अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका सर्कम सेंटर कहां पे होता है, उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तो PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो उसका सर्कम सेंटर होगा। तो इसका मतलब अगर इसका सर्कम सेंटर यहाँ पे है ना, पॉइंट C पे,
तो सी पी वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, उसका सर्कम रेडियस ही तो हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमें सर्कम रेडियस फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली क्या कर ले, सी पी वाला डिस्टेंस फाइंड कर लें। और सी पी एक्चुअल में है क्या, पी क्यू का हाफ होगा। ठीक है, सर्कम सेंटर है तो बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो सी पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2। आ रही है बात समझ में, राइट। अब पी पॉइंट पता है तुम्हें, पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, पी क्यू आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा सर्कम रेडियस। ठीक, कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, इसका ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाएगा 5√5a अपॉन 4, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम ये प्रॉपर्टी ना भी यूज करो तब भी कर सकते हैं, तीनों वर्टिसेस एक बार पता कर लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, पर बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन बन जाएगी उससे। इसके अलावा अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लें तो फिर आराम से आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, सिर्फ पी क्यू वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, उसका हाफ करना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, from an external point P, a pair of tangent lines are drawn to the parabola y square equal to 4x if theta 1 and theta 2 are the inclinations of these tangents with the positive x-axis such that theta 1 plus theta 2 equal to pi by 4। पहली चीज तो ये ध्यान देना, जब भी ऐसे इंक्लिनेशन दे रखी होती है इसका मतलब इनडायरेक्टली तो हमें क्या दे रखा है, उसका स्लोप दे रखा है। ठीक है, अच्छा तो सिचुएशन क्या है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं, राइट, और उनकी इंक्लिनेशन दे रखी है, मतलब उनके स्लोप दे रखे हैं। पहली का स्लोप कितना, अगर मैं m1 मान लूं tan थीटा 1 के बराबर, दूसरी का स्लोप अगर मैं m2 मान लूं वो कितना दे रखा है tan थीटा 2, तो दोनों के स्लोप दे रखे हैं। पूछा क्या गया, कंडीशन है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज कांस्टेंट पाई बाय 4, तो p का लोकस पूछा गया। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, p का लोकस पूछा गया है तो h, k मान लेंगे, स्टेप नंबर 1। और क्योंकि P से टेंजेंट बनाई गई है तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाती है हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं स्लोप फॉर्म में। तो मान लो इस टेंजेंट का स्लोप m के बराबर है तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो P पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली स्लोप फॉर्म में। अब क्योंकि P पॉइंट h, k इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा रहे हैं कितना, k इक्वल टू mh प्लस a बाई m। m में क्वाड्रेटिक दिख रही है तो m स्क्वायर h माइनस m इंटू के प्लस a इक्वल टू 0। ये बात ठीक है, तो यहां से m की दो वैल्यूज आएंगी, एक टेंजेंट का स्लोप दे देगी और दूसरी टेंजेंट का स्लोप, तो मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना, यहां से जो दो वैल्यूज आएंगी कौन कौन सी, m1 और m2 आएंगी। इसमें m1 पता है tan थीटा 1 है, m2 पता है tan थीटा 2 है, यहां तक सही है। ठीक, अब उसके बाद कंडीशन देख लो, कंडीशन है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर पाई बाय 4, इसका यूज करते हैं। ओके, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज पाई बाय 4, बट हमें जो रिलेशन पता है वो tan थीटा 1 tan थीटा 2 के लिए पता है, तो दोनों साइड पे मैं tan ले रहा हूं। सो tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू tan पाई बाय 4 इज 1। नाउ tan a प्लस b की आइडेंटिटी, दिस वुड बी tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल टू 1। ठीक है, और ये tan थीटा 1 कितना m1 है, tan थीटा 2 कितना है m2, तो मतलब ऊपर कितना लिखा गया m1 प्लस m2, और वो तो यहाँ से मिल ही जाएगा सम ऑफ रूट से, सम ऑफ रूट से यहाँ से कितना आ रहा है देख सकते हो, ये मिल जाएगा तुम्हें k अपॉन h, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ k अपॉन h अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 का मतलब m1 इंटू m2, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिख रहा है a अपॉन h के बराबर, तो ये भी पुट कर सकते हैं a अपॉन h इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा k इक्वल टू एच माइनस ए, तो लोकस आ गया, x और y से रिप्लेसमेंट कर लो, x माइनस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट P। देख सकते हो ऑप्शंस में a की वैल्यू हमारी कितनी चल रही थी क्वेश्चन में, 4ax था, तो a की वैल्यू 1 के बराबर है, तो मतलब कितना बन गया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी, राइट। तो अगेन याद रख सकते हैं, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाती है किसी भी कर्व को, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हमेशा उसका स्लोप m मान के स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देते हैं, उसके बाद जो भी रिलेशन दे रखा होता है लोकस वगैरह में वो यूज कर लेते हैं, राइट। राइट, स्टार्ट कर रहे हैं।
द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1 टू द गिवन पैराबोला। ठीक है, पैराबोला दे रखा है, 1,1 से वहां से टेंजेंट बनाई गई है, पूछा गया उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। राइट, सबसे पहले तो पैराबोला कौन सा, 4x माइनस 4y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर कंप्लीट करके। क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4x, दिस वुड बी y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों साइड पे 4 ऐड कर रहे हैं तो कितना, 4 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, तो ओरिजिन शिफ्टिंग वाला पैराबोला बन गया। स्टैंडर्ड वाला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का। राइट, अच्छा क्या बोला गया है, 1,1 से टेंजेंट बनाएगी, उसका स्लोप फाइंड करना है। तो अब देखना है इसको, y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। मान लेते हैं उस टेंजेंट का स्लोप m के बराबर है, और m स्लोप में लिखे जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और y की जगह यहाँ पे कितना रखा जाएगा, y प्लस 2 रखा जाएगा, m तो m है ही है, x की जगह यहाँ पे क्या रखा जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है तो वैसे वैसे रखते जाएंगे। प्लस में a अपॉन m होता है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी, 1। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। मान लिया 1,1 से बनने वाली टेंजेंट का स्लोप m है, और m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिख ली। अब क्योंकि 1,1 पॉइंट से जा रही है, इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, तो y की जगह भी 1 रख दो और x की जगह भी 1 रख दो, ये बना। करो इसको सिंप्लीफाई, तो दिस वुड बी कितना, 3m बनेगा इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1, सो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, तो यहां से दो रूट्स आ जाएंगे m के, एक आ जाएगा 1/2 के बराबर और दूसरा आ जाएगा 1। ठीक है, तो स्लोप ही पूछा था, तो मतलब दो टेंजेंट्स बन सकती हैं ऐसी, एक 1/2 स्लोप वाली होगी, एक 1 वाली होगी। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, तो 1/2 है, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पैराबोला इन द लाइन इज द कर्व दिस, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक पैराबोला दे रखा है और उसकी एक लाइन में हमें रिफ्लेक्शन बतानी है, क्या आएगी उसकी इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, तो एक पैराबोला की किसी लाइन में रिफ्लेक्शन कैसे लेते हैं, तरीका सुन लो उसका। ये लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये सबके लिए ट्रू होगा, चाहे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो भी है। जब भी अगर किसी भी कर्व की हमें रिफ्लेक्शन लेनी है किसी लाइन में, क्या करो, उस कर्व के ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान लो। इस कर्व के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है। क्या होता है, x इक्वल टू a t स्क्वायर, a की वैल्यू तो 1 है, और y इक्वल टू 2at, ऐसा पॉइंट होगा। तो मतलब x कितना, t स्क्वायर प्लस 1, y कितना 2t, तो इसके ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट होगा t स्क्वायर प्लस 1, 2t। तो अगर पैराबोला की रिफ्लेक्शन चाहिए, उसके ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट मान लो, और उस जनरल पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड कर लो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, p डैश। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट की एक लाइन में रिफ्लेक्शन फाइंड करनी आती है हमें। अगेन ये फाइंड करना अपने आप, इसकी इमेज कैसे आएगी, और वो क्योंकि t की टर्म्स में आएगी तो मैं लिख रहा हूं उसको, ये बनेगा 2 माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कोई भी एक जनरल पॉइंट माना, उसकी रिफ्लेक्शन ले ली। अब इससे ये पता चला कि जो उस पैराबोला की रिफ्लेक्शन वाला पैराबोला आएगा ना, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट ये होगा। अब इसका लोकस निकाल लेंगे। लोकस निकालने का मतलब, इसको अगर तुम h को k मानो तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 2t, और k की वैल्यू कितनी, 1 माइनस टी स्क्वायर। और इन दोनों में से अगर तुम t को एलिमिनेट कर दोगे तो वो जो लोकस की इक्वेशन आ जाएगी वही क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद मिलने वाला पैराबोला आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से t को एलिमिनेट कर रहे हैं, कितना, k इक्वल टू 1 माइनस टी की वैल्यू यहां से उठा सकते हो, कितनी आएगी ये, दिस वुड बी t इक्वल टू 2 माइनस h अपॉन 2, ये बन जाएगी t की वैल्यू, यहां पे पुट कर लो 2 माइनस h अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, t एलिमिनेट हो गया, तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। h और k को x y से रिप्लेस करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ये बनेगा 4x माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये हमारे पास क्या चीज आई है, गिवन पैराबोला की जो रिफ्लेक्शन होगी लाइन में, उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई। और क्वेश्चन में दे रखा था कौन सी फॉर्म है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो उससे कंपेयर करोगे, a कितना मिल रहा है हमें 4, b कितना मिल रहा है -4, तो a प्लस बी कितना 0। राइट, तो अगेन याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है,
काफी बच्चों को ये चीज लास्ट तक जाके भी नहीं पता चलती कि मैं पैराबोला की रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करूं एक लाइन में, तो उसका तुम्हें जनरल तरीका बता दिया, चाहे पैराबोला, चाहे एलिप्स, चाहे हाइपरबोला, उस कर्व के ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो, फिर उस पॉइंट की उस लाइन में रिफ्लेक्शन ले लो, जैसे हमें लेनी आती है इमेज ऑफ अ पॉइंट के लिए, तो वो जो रिफ्लेक्शन आएगी वो भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट ही आएगा, उसका लोकस फाइंड कर लो, पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो उसमें से, तो वो जो लोकस की इक्वेशन आ जाएगी वो तुम्हारी एक्चुअल वाली रिफ्लेक्शन आ जाएगी, राइट। लेट्स स्टार्ट। द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। बस फैमिली वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना, मान के चलेंगे एक पैराबोला दे रखा है हमें और इसका हमें वर्टिसेस का लोकस, तो मतलब वर्टेक्स फाइंड करना है किसी तरीके से, एक बार वर्टेक्स आ गया फिर लोकस देख लेंगे क्या करना है उसके लिए, ठीक है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पैराबोला का क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो वो करना क्या बनेगा, y इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 3, ए क्यूब अपॉन 3 कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दिस वुड बी 3x अपॉन 2a माइनस 2a, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट करना आता होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा इसको, तो वही चीज चल रही है, a क्यूब अपॉन 3, ये कितना बनेगा, x प्लस 3 अपॉन 4a का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9 अपॉन 16a स्क्वायर माइनस 2a, तो y कितना बना, a क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 4a का स्क्वायर, माइनस में देख लेना कितना बनेगा, ये बनेगा 3a बाई 16 माइनस 2a, ठीक। तो कितना बन गया ये, y प्लस 35a अपॉन 16 इक्वल टू a क्यूब अपॉन 3, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 3 अपॉन a क्यूब x प्लस 3 अपॉन 4a का स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करके हमने इस फॉर्म में बना लिया, और कौन सी फॉर्म है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y वाली फॉर्म है, ओरिजिन शिफ्टिंग के साथ। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, वर्टेक्स है इसका -3/4a एंड कोमा -35a बाई 16, ये आ गया वर्टेक्स। इसका लोकस पूछा था, लोकस के लिए क्या करते हैं, h कोमा k मान लेते हैं, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है, -3/4a और k कितना, -35a बाई 16, ठीक है। तो यहां तक मान के चल सकते हैं लोकस का कोई रोल नहीं आया था, हमने उसको एक पैराबोला माना, उसका वर्टेक्स फाइंड किया, उसके बाद हमने देखा लोकस चाहिए तो h कोमा k से रिप्लेस कर दिया। अब लोकस का मतलब सिंपली ये है कि हमें इन दोनों में से a को एलिमिनेट करना है, क्योंकि जो तुम्हारे ऑप्शंस है वो a की फॉर्म में नहीं है, दिख रहा है हमें। तो क्या करो, a को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो h इंटू k कितना मिलेगा, 35 इंटू 3 इज 105 अपॉन 64, ये लोकस आ गया। h और k की जगह x और y रिप्लेस कर देंगे, तो मिल गया एक्स वाई इक्वल टू 105 अपॉन 64, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं, लोकस हो गया, फैमिली हो गया, इनको देख के बिल्कुल मत घबराया करो। फैमिली का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली ये है कि ये है तो एक्चुअल में एक ही पैराबोला की इक्वेशन, पर इसमें a क्योंकि इसने छोड़ दिया अननोन, तो तुम a को बदलते जाओगे तो अलग अलग पैराबोलास मिलते जाएंगे, तो इसलिए इसने फैमिली का नाम दे दिया, ठीक है। बट उसकी हमें चिंता नहीं करनी, हम एक ही पैराबोला मान के सारी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, फैमिली दे रखे क्या दे रखे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a variable circle is drawn to touch the line and also the circle externally, then the locus of its center is, again interesting question है, देखना ध्यान से। a variable circle is drawn, एक सर्कल बनाया गया है जो कि एक गिवन सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली और एक गिवन लाइन को भी टच कर रहा है। तो ये जो गिवन सर्कल है इसको मैं बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको टच करके जाएगा और एक लाइन को भी टच करके जाएगा, तो ये मान लो एक लाइन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। ये दोनों चीजें तो फिक्स है। एक वेरिएबल सर्कल बनाया गया जो कि इन दोनों को टच करके जा रहा है, तो ये मान लो बन गया एक वेरिएबल सर्कल, ठीक है। सर्कल को एक्सटर्नली टच करके जा रहा है और लाइन को टेंजेंट है। हमें क्या पूछा गया है, इस वेरिएबल सर्कल का लोकस पूछा गया सेंटर का, द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस वेरिएबल सर्कल। तो देखना क्या करेंगे, पहली चीज इसका सेंटर मान लेंगे P H K, लोकस पूछा गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब ना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहली चीज तो ये कि ये जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर पता है तुम्हें 0,0 और इसका रेडियस भी पता है 2 के बराबर है, राइट। और जो हमारा वेरिएबल सर्कल है उसका रेडियस चलो नहीं पता हमें, r मान लेते हैं अभी के लिए,
और ये टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस होता है। तो एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें पी का लोकस फाइंड करना है, पूरी कैलकुलेशन करो बैठ के। कैलकुलेशन कैसे करोगे कि पी और सी के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इक्वल टू r1 प्लस r2 लगाओगे। और ये जो r है, ये r किसके बराबर होगा, पॉइंट P और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसके बराबर होगा। तो तुम्हारे पास एक रिलेशन आ जाएगा बड़ा सा h और k में, उसको सिंप्लीफाई करते जाओगे, क्या मिलेगा, h और k में जो भी रिलेशन आएगा सिंप्लीफाई होके वो तुम्हारा लोकस हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि जैसे जैसे कंडीशन दे रखी है वैसे वैसे कंडीशन लगाते जाओ। ठीक, अब दूसरा इंटरेस्टिंग तरीका, स्मार्ट तरीका इसको सोचने का। ठीक है, सुनना ध्यान से। क्या चीज है ना, पहले तो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं कि जो सर्कल है वो गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इनके डिस्टेंस का सेंटर पी सी इक्वल टू कितना, 2 प्लस r। ये कंडीशन यूज कर ली। अब क्या करेंगे ना, अब जो P का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी तो r के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करें, ये जो लाइन गिवन है इसी लाइन के नीचे एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। ठीक है, जो कि इससे कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगी, नीचे 2 यूनिट की डिस्टेंस की दूरी पे। राइट, तो हमने क्या किया, जो लाइन तुम्हें गिवन थी जो उसको टच करके जा रही थी उसी के नीचे एक उसकी पैरेलल लाइन बना ली, कितने डिस्टेंस पे, 2 के डिस्टेंस पे। तो अब ये वाला पॉइंट अगर m है ना, P से इस लाइन के ऊपर बनने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर m है तो देख लो P m वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो 2 प्लस r होगा। ठीक है, और ये जो तुमने ये पैरेलल लाइन बनाई है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 के पैरेलल, अभी के लिए मैं लैम्डा मान रहा हूँ, लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या बन गई कि P वाला पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट, ऐसा पॉइंट है जिसका C वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी 2 प्लस r है, और M से जो डिस्टेंस है, PM वाला जो डिस्टेंस है वो भी 2 प्लस r है। तो इसका मतलब दोनों से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मतलब P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस तरीके से मूव करेगा कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट C से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। और ये तो पूछा था हमसे कि P पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो बोल देंगे डायरेक्टली कि इसका लोकस क्या होगा, पैराबोला होगा। और जो फिक्स पॉइंट होता है वो फोकस होता है, और जो फिक्स लाइन होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब ये जो 0,0 है वो इसके लिए फोकस का काम करेगा, और ये जो लाइन थी 3x माइनस 4y इक्वल टू लैम्डा वाली, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। राइट, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको याद रखना नेक्स्ट टाइम से, अगर क्योंकि पूरी कैलकुलेशन तुम करने बैठोगे उससे बड़ी लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये ओरल क्वेश्चन है। कोई भी ऐसे सर्कल्स के सेंटर का लोकस जो कि एक सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक लाइन को भी टच कर रहा है, उसके सेंटर का लोकस क्या होता है, हमेशा एक पैराबोला होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 16, if a focal chord of y square equal to 4x makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, then the minimum length of this focal chord is। ठीक है, फोकल कोड की बात हो रही है, बना रहे हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये इसकी फोकल कोड, मतलब कहां से पास करेगी, 1,0 से अल्फा का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और अल्फा की हमारे पास रेंज दे रखी है 0 से π/4 है। तो बोला गया है कि उस फोकल कोड की मिनिमम लेंथ क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखा करो अगर नहीं पता तो। लेंथ ऑफ द फोकल कोड, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बना रही है, उसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है लेंथ ऑफ फोकल कोड का। ठीक है, अब इस केस में a की वैल्यू कितनी 1 दे रखी है, तो 4 कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगी। ठीक है, और अल्फा हमें पता है 0 से π/4 है, π/4 पे क्लोज है, अल्फा ही 0 से π/4। ठीक है, तो अगर अल्फा 0 से π/4 है, अब कोसेकेंट अल्फा देख सकते हैं कहां से लेके कहां तक लाई करेगा, तो कोसेकेंट अल्फा क्या होगा, 0 पे तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, और कोसेकेंट π/4 कितना होता है, √2 होता है। तो कोसेकेंट अल्फा की वैल्यू जो है √2 से इन्फिनिटी में लाई करेगी वो। ये बात ठीक है, अगर अल्फा की रेंज पता है उसकी हेल्प से कोसेकेंट अल्फा की रेंज निकाल सकते हैं। तो कोसेकेंट अल्फा पता चल गया, तो हमें तो क्या चाहिए था, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो मिनिमम के लिए कोसेकेंट अल्फा की मिनिमम वैल्यू डाल देंगे, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड जो मिनिमम आ जाएगी कितनी, 4 टाइम्स कोसेकेंट अल्फा की वैल्यू हमने रख दी √2 का स्क्वायर, कितना बन गया, ये 8 बन गया। तो मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 8।
ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आ जाएगा 1 मिनट में, नहीं तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो अगेन याद रखना लेंथ ऑफ फोकल कोड के लिए दो फॉर्मूलाज, पहला 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा और दूसरा अगर पैरामीटर t है जिस पॉइंट से फोकल कोड बनाई गई है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज याद रखा करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। If a and c are the lengths of the segments of any focal chord of the parabola, then the roots of this equation are। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर कोई पैराबोला है उसकी फोकल कोड बनाई गई है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, फोकस इज S, तो इसकी जो फोकल सेगमेंट्स होती है ना, मतलब P, S और SQ, इनकी लेंथ दे रखी है A और C, और प्रॉपर्टी होती है कि जो फोकल सेगमेंट्स होती हैं उनका हार्मोनिक मीन मतलब 2AC अपॉन A प्लस C, ये किसके बराबर होता है, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। अगेन प्रॉपर्टी, ठीक, तो द हार्मोनिक मीन ऑफ द फोकल सेगमेंट्स इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम, इसका यूज किया जाएगा। तो देख लो 2AC अपॉन A प्लस C, जो पैराबोला गिवन है उसके लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 2B, तो उसका हाफ करेंगे सेमी लेटस रेक्टम के लिए तो कितना आ जाएगा B आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि हमें ये रिलेशन दे रखा है ABC में और हमें पूछा गया इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, और रूट्स की अगर नेचर पता करनी होती है तो क्या करते हैं, उसका D चेक करते हैं। तो इसका D ज्ञात करो कितना होगा, D फाइंड करो कितना होगा, तो D वुड बी B स्क्वायर माइनस 4AC, B की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2AC का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4AC, राइट। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखेंगे कैसा आएगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो 2AC या फिर 4AC ले लो, ये कॉमन ले सकते हैं 4AC का फैक्टर, यहाँ पे कितना बचेगा A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन A प्लस C होल स्क्वायर, -1 है तो -1 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअल में गलत लिखा मैंने, ये बनेगा तुम्हारा A एंड C, तो दोनों में हमने 4AC का फैक्टर कॉमन लिया, ये चीज बची। एक स्टेप और कर रहा हूं, 4AC कितना बनेगा, ये माइनस का A स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर माइनस का AC अपॉन A प्लस C होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी अगर मैं कॉमन ले लूं ब्रैकेट में से, माइनस 4AC A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC, कर सकते हो इसको, अपने आप कैलकुलेशन ही है, ये चीज आ गई, ये D के बराबर आ गया। ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या कुछ दे रखा है तुम्हें, A एंड C आर द लेंथ्स, तो मतलब A तो कैसा नंबर है पॉजिटिव, C भी कैसा है पॉजिटिव है, ये पता है हमें, और B भी दे रखा है पॉजिटिव है, तो ये तीनों नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको अगर तुम यहाँ पे देखो ना, 4AC कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव हो गया, A और C क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी पूरी क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव नंबर है, बाहर एक माइनस का साइन लगा तो मतलब D क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और D नेगेटिव का मतलब रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे, तो बस पता चल गया, रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है, अगेन याद रखना प्रॉपर्टी यूज की है डायरेक्टली और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, एक लाइन अगर पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करवानी है तो करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका d क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0। दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट, तो बस इतना सा कंसेप्ट है, बाकी कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं आपस में, दोनों के y को इक्वेट कर रहे हैं, क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू kx माइनस 4, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक आ गई, अगर तुम चाहते हो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें तो यहाँ से दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट मिलने चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0, तो बस कर दो, तो ये कितना बन गया, 2 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 ग्रेटर देन 0, कितना बनेगा, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 16 माइनस 12 ग्रेटर देन 0, सो k प्लस 6 इंटू k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टर्स बन गए। वेवी कर्व मेथड का यूज करोगे कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सिंपल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, आती है हमें, तो ये बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगेन ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बार बार देखने को मिलेंगे, सर्कल के लिए भी पूछ सकते हैं, पैराबोला के लिए, एप्स के लिए, हाइपरबोला, सेम तरीका, कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, डी को ग्रेटर देन 0 कर दो। अगर टच करवाना है डी बराबर 0 करते होते हैं, अगर तुम चाहते हो कि वो उसके दूर से निकल जाए तो डी लेस देन 0, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, a circle with radius unity has its center on the positive y-axis. If this circle touches the parabola tangentially at 2 points P and Q, then the sum of ordinates of P and Q is. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले, तो उसके बिना नहीं पता चलेगा। A circle with radius unity has its center on the positive y-axis. एक सर्कल बनाया गया है, वो इस गिवन पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे टच करके जाएगा। तो पैराबोला कौन सा है, y इक्वल टू 2x² वाला, ऐसा कुछ बन गया पैराबोला y इक्वल टू 2x², राइट। और जो सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है और सेंटर दे रखा है कहां पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो सेंटर हम मान सकते हैं कुछ उसका, और रेडियस तो पता ही है। ऐसा कुछ सर्कल बन गया, 2 पॉइंट्स पे टच करके जा रहे हैं, P पे और Q पे, ठीक है। सेंटर पॉजिटिव y एक्सिस पे हमने मान लिया 0,k, और रेडियस कितना है, 1 के बराबर है, ठीक। पूछा क्या गया है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q इज, ठीक है। पहली चीज तो डायग्राम से पता चल रहा है, पैराबोला भी सिमेट्रिक फिगर है, y एक्सिस के और सिमेट्रिक बनेगी, सर्कल भी सिमेट्रिक बनेगा, तो इसका मतलब P और Q पॉइंट्स भी आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो इसका मतलब अगर Q के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है ना, तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, -x1, y1। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज ये, अब कंडीशन हम यूज करेंगे कि दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम दोनों की इक्वेशन पता करेंगे पहले। पैराबोला की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन तुम लिख सकते हो, सेंटर पता है, रेडियस पता है, x - 0 का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना आ गया, x² + y² - 2ky + k² - 1 इक्वल टू 0। ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन, सॉरी सर्कल की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन है तुम्हारे पास ऑलरेडी, y इक्वल टू 2x²। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, पैराबोला की इक्वेशन में से x² की वैल्यू उठा के सर्कल में पुट कर रहे हैं, कितना बनेगा ये, y/2 वैल्यू आएगी, प्लस y² - 2ky + k² - 1 इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है क्या बन रही है, y में क्वाड्रेटिक बन रही है ना, 1/2 - 2k + k² - 1 इक्वल टू 0। यहां तक सही है। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गई। अब डायग्राम से तुम्हें क्या पता चल रहा है ना, कि जो 2 पॉइंट्स हैं P और Q, उनके y कोऑर्डिनेट्स तो क्या होंगे, सेम ही होंगे, y1 और y1 होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से जो y की वैल्यू आनी चाहिए, वो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो नहीं आएंगी, दोनों की दोनों सेम वैल्यूज आएंगी। जिसका मतलब क्या, कि ये जो तुम्हारे पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, और दोनों इक्वल रूट्स किसके बराबर होंगे, y1 के बराबर होंगे, राइट। तो इतना पता चल गया कि y में जो क्वाड्रेटिक है इसके इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा देंगे, जो कि कितनी, d = 0। तो d = 0 लगा के सॉल्व करना, सारी की सारी क्वेश्चन किस में आएगी, k में आएगी, तो वहां से तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। वो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, तो तुम्हें यहां से k की वैल्यू मिलेगी 17/8। तो d = 0 लगाया हमने, k की वैल्यू आ गई 17/8। अब वापस चलते हैं, पूछा क्या था इसने, पूछा था सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। P का ऑर्डिनेट कितना है, y1 है, Q का ऑर्डिनेट कितना, y1, इन दोनों का सम पूछा है ना। और अगर तुम यहाँ पे देखो इक्वेशन में, तो हमने बोला था इसके दोनों रूट्स y1 होंगे, तो पहला रूट भी y1 है, दूसरा रूट भी y1 है। तो अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स ही फाइंड कर लें तो क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑर्डिनेट से तो मिल जाएगा। तो देख लो बस, यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b/a होता है, तो कितना, -b/a का मतलब 2k - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया ये, 17/4 - 1/2, तो कितना मिला, 15/4 मिला। और ये वाली चीज क्या होगी, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स 2y1 के बराबर होगी। तो ये रिजल्ट मिल गया तुम्हें, दिस इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा मुश्किल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बट ध्यान रखा करो, कंसेप्ट वही यूज किया, 2 कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों की इक्वेशन को सोल्व किया,
फिर जब भी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक बनती है, जैसे अगर x में बनती है तो देखा करो x की कैसी वैल्यूज चाहिए हमें, रियल चाहिए, रियल एंड इक्वल चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, नॉन रियल चाहिए, उसके हिसाब से रूट्स पे कंडीशन लग जाती है। ठीक है, जैसे पहले भी कंडीशन लगाई थी कि अगर लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लिया और बोल दिया कि वहां से हमें कैसी वैल्यूज चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, तो हमने डी ग्रेटर देन 0 यूज किया था। इसमें सेम वैल्यूज चाहिए थी तो डी बराबर 0 कर दिया। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। पी एक पॉइंट दे रखा है, पैरामेट्रिक पॉइंट y² = 4x के लिए, और t की रेंज दे रखी है 0 से 2। सो इफ p इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द गिवन पैराबोला, q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस s ऑन द टेंजेंट एट p, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज। तो डायग्राम बनानी पड़ेगी। y² = 4x स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, पॉइंट दे रखे p t² 2t, तो Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस S ऑन द टेंजेंट एट P। इसका मतलब P पॉइंट से टेंजेंट बनाई दी होगी और फोकस से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो अगेन सेम प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी कि अगर फोकस से किसी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहां पे जाके मीट करेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स को। इस पॉइंट का नाम इसने दे रखा है Q, है ना। और अगर तुम्हें याद हो तो इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, 0, a t, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा 0, t। ये पता चल गया। तो पूछा क्या गया, PQS जो ट्रायंगल बनेगी इसका मैक्सिमम एरिया पूछा गया। ठीक है, तो सारा कुछ पता ही हमें, S पता है, a, 0 है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, एरिया निकाल सकते हैं, या फिर वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। तो देखते जाना, एरिया इज हाफ इंटू बेस दैट इज SQ इंटू हाइट दैट इज PQ, यहां से आएगा एरिया। पहले इसको निकालते हैं टी की टर्म्स में, बाद में इसको क्या करने, मैक्सिमम करने कर देंगे। ठीक, तो वैल्यूज पुट करो। SQ वाला डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना मिलेगा, √(a² + t²। a की वैल्यू कितनी 1 थी ना, तो 1 ही रख रहे हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज 1 + t² इंटू PQ, और PQ की वैल्यू कितनी दिख रही है, √(t⁴ हो जाएगी और t² हो जाएगा। ये बन गया एरिया। तो दिस इज इक्वल टू कितना, 1/2 इंटू √(1 + t², यहां से आएगा, यहां से t² कॉमन आएगा, t² का स्क्वायर रूट करेंगे तो mod ऑफ t आएगा, पर क्योंकि t तो पॉजिटिव नंबर है तो mod ऑफ t की जगह सिर्फ t लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अंदर कितना बचेगा, √(1 + t², तो कितना आ गया 1/2 इंटू t इंटू 1 + t²। ये आ गया एरिया t की टर्म्स में, है ना। अब तुम्हें पूछा गया कि अगर t की वैल्यू 0 से 2 है तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो देख के पता चल रहा है कि अगर हमें एरिया मैक्सिमम करना है तो t की वैल्यू भी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, t को 2 के बराबर रख दो तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 1 + 4, t की वैल्यू 2 रख दी, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन था, राइट। तो देख सकते हो, पहली चीज तो तुमने नोटिस की होगी, पैराबोला के केस में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि जब भी पैराबोला के ऊपर हमें एक पॉइंट मानना होता है हम उसको हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में मानते हैं, a² 280। ठीक है, इसके अलावा हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टीज यूज हो गई हैं टेंजेंट की, उसको एक बार दोबारा से देखना। फोकल कोड की लेंथ का रिजल्ट होता है, लेंथ वाला फॉर्मूला वो याद रखना। ठीक है, वो तुम्हें प्रॉपर्टी बताई है, कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स t1 t2 = -c/a, वो देखना। ठीक, तो क्वेश्चन आसान ही बनते हैं पैराबोला में से, बस वही है कि जितने भी रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स काफी बन जाते हैं, तो वो अगर हमें याद है तो फटाफट क्वेश्चंस होते जाएंगे, अदरवाइज फिर सारी चीजें आपको उसी टाइम पे डिराइव करनी पड़ेगी, फिर उस पर टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट है, इसके बाद सेशन नंबर 2 में मिलेंगे, राइट। सो थैंक यू।